स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। अभिनव आज अपने नाना के गांव जा रहा था। काफी खुश था वो, क्योंकि मुंबई में अपने माता पिता के साथ छोटे से कमरे में रह रह के वो तो उकता चुका था। बस वो इंतजार कर रहा था कि कब स्कूल की छुट्टियां शुरू हो और वो चले अपने नानी के घर, क्योंकि जो इनकी नानी का घर था वो एक गांव में पड़ता था और गांव भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, क्योंकि वहां की हरियाली, वहां के बड़े बड़े घर, बड़े बड़े आंगन, पेड़ ही पेड़ और दूर से नजर आते पहाड़। जैसे अभिनव को बस इंतजार रहता था कि अगर वो मुंबई ना होता तो हमेशा के लिए गांव में बस जाता। लेकिन अब अपनी एजुकेशन की वजह से, अपने पिता के काम के सिलसिले की वजह से उनको रहना पड़ता था अपने मुंबई वाले घर। आज तो अभिनव जैसे जेल से छूटकर सीधा स्वर्ग ही पहुंच चुका था। उनकी नानी नाना काफी समय से उसका इंतजार कर रहे थे और जब अभिनव घर पहुंचता है तो काफी खुशी होती है दोनों को। अब अभिनव के दिमाग में हमेशा एक चीज रहती थी जो उसे हर साल एक सवालिया निशान रहता था उसके दिमाग में। वो क्या था कि जब भी अभिनव आता तो वो कुआं जो बिल्कुल गांव के पीछे है इनके, वो हमेशा कभी भी नानी उसको उस कुएं की तरफ जाने नहीं देती। वो कुआं बंद किया जा चुका था, किसी भी तरीके का कोई खतरा तो था नहीं वहां पे, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी भी क्या हिस्ट्री थी उस कुएं की जिसकी वजह से अभिनव को वहां पर जाने नहीं दिया जाता था। अरे रात तो छोड़ो, दिन के समय में भी उसको आसपास भटकने नहीं दिया जाता था। अभिनव जब छोटा था तब वो अपने नाना नानी की डांट सुनकर वहां पर सिर्फ खामोश सा रह जाता। लेकिन अब अभिनव जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था तो अभिनव को इस चीज का कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं सवाल तो कभी ना कभी पूछूंगा और मेरे सवालों का जवाब मेरे नाना नानी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये कितनी देर तक राज रह सकता है। अब आम तौर पर कोई बात हो जहां माना जाए कि एग्जाम्पल के तौर पर कुआं गहरा है, उसमें पानी है, तो ये माना जा सकता है। बंद कुएं के आसपास उस एरिया में जाने की सख्त मनाही थी अभिनव को। अब एक दो दिन निकलते हैं तो अभिनव फिर कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से पूछा जाए सवाल कि वो कुएं के आसपास मुझे क्यों नहीं जाने दिया जाता। नाना नानी नाना नानी अब काफी वृद्ध हो चुके थे। कहा जा सकता है कि कुछ ही साल बचे थे उनके जीवन के, और जब ये सवाल अभिनव के द्वारा पूछा जाता है तो फिर उनकी नानी कहती है कि अरे तुम शहरों के लोग हो, तुम हमारे गवारों की बातों पर क्या यकीन करोगे। अभिनव कहता है कि अरे बताओगे तो तभी मैं मानूंगा, वरना जब बताओगे नहीं तो फिर बात जो होगी उस पर मानना या ना मानना इसके बारे में आप कैसे सोच सकती हो। मुझे पता है पक्की बातों को भूत प्रेत का चक्कर होगा, क्योंकि गांव में तो ये बातें आम है, पर चिंता मत कीजिए नानी जी, शहरों में भी अब ये आम ही बात है। शहरों में भी ऐसे काफी किस्से चलते हैं। हमारे यहाँ गांव में पेड़ों पर कुछ होता है, कुओं के आसपास कुछ होता है, खेतों में कुछ होता है। ऐसे ही शहरों में जो बड़े बड़े घर होते हैं ना, वहां पर होता है। ना ही सिर्फ बड़े घर, छोटे छोटे घरों में भी होता है, सड़कों पे होता है, समुंदर के आसपास भी होता है। तो नानी जी अगर आप इस चीज की चिंता कर रही हैं तो फिर मुझे आप बताइए, अब चाहे जो मर्जी हो मैं तो यकीन करूंगा। लेकिन जितना अभिनव सोच रहे थे ये किस्सा उससे काफी ज्यादा भयानक होने वाला था। इतना भयानक किस्सा कि जब मैं भी इस किस्से को सुनता जा रहा था तो मैं भी कहीं ना कहीं परेशान होता जा रहा था। ये किस्सा है ही ऐसा। अब नानी कहती है कि बात तब की है जब मैं काफी ज्यादा जवान थी। अभी मेरी शादी को 1-2 महीने ही हुए थे। तेरे नाना जी आम तौर पर गांव से बाहर ही रहते थे। उनका कारण है कि यहाँ तो गांव में कुछ है नहीं, हमारी जमीन जो है वो बहुत कम जमीन है। तो फिर जब फसल का सीजन नहीं होता था तो फिर तेरे नाना जी को जाना पड़ता था गांव के बाहर मजदूरी करने। कई बार हफ्ता 10 दिन, 20 दिन, कई बार तो महीना महीना भी उन्हें वहां पे बाहर रहना पड़ता था। अब घर में मेरे सास ससुर थे, तेरे जो नाना जी के भाई थे उनकी तो लड़ाई हो चुकी थी, तो वो इसी गांव में रहते थे, लेकिन अभी भी उनके परिवार रहता है लेकिन दूसरी जगह पे। वहीं तेरे जो बहनें हैं नाना जी की, उनका ब्याह हो चुका था, तो फिर रह दे के हम ही 3 जाने रहते थे इस घर में। लेकिन एक दिन इस घर में चौथा शख्स आता है, या यूं कहे आती है।
तो मुझे बहुत खुशी होती है। और वो जब आई थी तो वो किसी कारण से आई थी। उसका कारण था कि जो मेरी बहन है पूनम, वो यहाँ आई थी। और कारण क्या था कि उनके गांव में एक तरह की बीमारी फैली हुई थी, जो बीमारी की वजह से खास तौर पर बच्चे मरते जा रहे थे। मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा होने वाला था, तो एहतियातन तौर पर उन्होंने मेरे घर में भेज दिया। ये डिमांड भी मेरी थी, क्योंकि मैं अभी अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती थी, और जो हमारे माँ-बाप हैं, जो हमारे माँ-बाप थे वो केयर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए फिर मैंने अपने सास-ससुर से, पति से इजाज़त ली, तो उन्होंने खुशी-खुशी कहा, जी हमें बहुत खुशी होएगी अगर तेरी बहन का बच्चा यहाँ पे होगा। यानी कि अब वो जब तक प्रेग्नेंट थी और जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होनी थी, उसने यहीं पे रहना था। मैं तो खुशी से झूम उठी कि मेरा साथ बना रहेगा। लेकिन इंसान कई बार जब सोचता है तो वो अक्सर नहीं होता। ये तो बात समझ आती है, हल्का-फुल्का इधर-उधर उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन बिल्कुल उससे अगर उलट हो जाए तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जो ये कुआँ तुम देख रहे हो ना, जो ये कुआँ बंद है, ये बड़ा गहरा कुआँ है। इसका पानी काफ़ी मीठा था। अब हम अपनी रूटीन में वहाँ पर जाती, सुबह के समय में, दिन के समय में कपड़े वगैरह धोने, रात के समय में बर्तन मांजने, ये हमारी रूटीन थी। धीरे-धीरे सब कुछ चलता जा रहा था। लेकिन एक दिन पूनम को कुछ महसूस हुआ। ना जाने क्या उसको हुआ कि अचानक बर्तन मांजते-मांजते उसका ध्यान जो पीछे एक पेड़ लगा ना जामुन का, उसकी तरफ गया। वो कहती है, दीदी मुझे लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। उसकी बात सुन के मैं तो एकदम से डर गई, क्योंकि कभी आज तक मुझे ऐसा महसूस हुआ नहीं था। मैं कहती हूँ कौन है? मैं देखने लगी, लेकिन वहां पर कोई था नहीं। पूनम वहम नहीं कर रही थी, वहां पर सच में कोई थी। फिर से अचानक आवाज आती है, तो पूनम कहती है कि नहीं दीदी, देखो देखो, आपको कोई नजर आ रहा है? अब पूनम और मुझे साक्षात नजर आ रही थी एक औरत, जिसके कपड़े फटे हुए थे, लंबे लंबे अजीब से बाल, और वो हमारी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने कहा, अरे दीपा, तू क्या कर रही है? पूनम जैसे ही ये सुनती है कि दीपा, ये कौन है, पर सबसे बड़ी बात कि उसको लगता है कि मतलब जो भी ये है, ये तो पहली बात है इंसान है। हालांकि लग कुछ और ही अजीब सी रही थी। दूसरा, दीदी इसको जानती है। तो मैं कहती हूँ, दीपा तू क्या यहाँ कर रही है, चल भाग यहाँ से। दीपा पूनम को बड़े घूर घूर के देख रही थी, खास तौर पर उसके पेट की तरफ, और कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। और बड़ी तेजी से पूनम की तरफ बढ़ने लग पड़ी। जैसे वो बढ़ रही तो मैंने गुस्से से साथ में पास में पड़ी एक छड़ी पकड़ी और मैंने कहा, दीपा चल चल, तू वापस चल, मैंने कहा ना यहाँ से निकल। अब छड़ी देखती है तो दीपा बच्चों की तरह से डरने लग पड़ती है, और ना जाने फिर वो अंधेरे में गायब हो जाती है। अब मैं अपनी बहन के साथ, पूनम के साथ अंदर आ गई थी। पूनम बड़ी हैरान परेशान थी कि ये लड़की, ये औरत है कौन। तो फिर मैं उसको बताती हूँ कि अब बताऊँ क्या तुझे पूनम, तेरे सामने मैं उसे गुस्से से थोड़ी सी दूर लेके जा रही थी, क्योंकि वो बच्चे की बात कर रही थी ना, मुझे बड़े अजीब लगा। नहीं तो बेचारी ये कर्मों की मारी है। कुछ समय पहले इसका बच्चा था 2 साल का। ऐसे ही हमारे घर में जैसे कुआं है ना, इसके घर में कुआं है। ये पता नहीं अपने कामों में लगी थी तो उसको पता नहीं लगा, इसका बच्चा कुएं में गिर गया और मर गया। अभी कुछ ही महीने हुए हैं, इसका पति भी चल बसा उसी सदमे से। अब ये अकेली पड़ चुकी है। ऐसे ही ये बेचारी मारी मारी गांव में फिरती रहती है, किसी को तरस आता है तो खाना दे देता है, लेकिन ये पागल हो चुकी है। आज मैं भी डर गई, क्योंकि ये बड़े अजीब से तरीके से कह रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए मेरा वापस, तो इसलिए मैंने उसको भगा दिया। ये सुनकर पूनम को तरस भी आया, लेकिन डर भी लगा कि ये बड़ा अजीब सा तरीका है। अब हम दोनों बहनें सो जाती हैं। अचानक रात के समय मुझे अपने घर के पिछवाड़े में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई बहुत तेज तेज आसपास आसपास घूमे जा रहा है। मैं खिड़की खोलती हूँ तो देखती हूँ कि वो दीपा ही थी। दीपा पागलों की तरह उस कुएं के आसपास आसपास घूमी जा रही थी। मैं बड़े आराम से बाहर निकलती हूँ ताकि पूनम की जाग ना खुले, और मैं दीपा की तरफ जाती हूँ और उसको बड़े गुस्से से कहती हूँ, दीपा देख, ऐसा मत कर, मेरी बहन आई है, वो पेट से है, अगर उसकी जाग खुल गई, बीमार होगी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो दीपा बड़े अजीब से तरीके से उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है। वो कहती है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा उसके पेट में है। जब ये बात सुनती हैं तो ये कहती हैं कि दीपा तू पागल तो नहीं होगी, तेरा बच्चा मर चुका है, अब वो वापिस थोड़ी आएगा, तू जा यहाँ से जा। हाँ कुछ खाने को चाहिए तो बता, मैं तुझे दे देती हूँ।
लेकिन दीपा को सिर्फ चाहिए था बच्चा। ना जाने कैसे वो बस उस बच्चे के बारे में ही सोची जा रही थी। पूनम जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब मैं थोड़े गुस्से से उसको कहती हूँ कि दीपा यहाँ से जा, नहीं तो मैं घर वालों को उठा दूंगी, तेरी छड़ियों से पिटाई करेंगे। कल मैं फिर गांव में भी सबको कहूंगी कि इसको गांव से बाहर निकालो। शायद मैं थोड़ी सी ज्यादा सख्त हो गई थी, लेकिन मुझे परवाह थी अपनी बहन की। अब दीपा बड़े अजीब से तरीके से मेरी तरफ देखती है और वो वापस चली जाती है। अब मैं मुड़ के वापस आ रही थी, अचानक से एक आवाज आती है, बहुत तेज आवाज, जैसे कुछ कुएं में गिरा होता। मुझे लगा कि शायद दीपा ने बाल्टी को कुएं में गिरा दिया, या फिर कहीं वो दीपा तो नहीं थी। ये पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं जैसे तैसे करके वापस आई और आके सो गई। अब जब अगले दिन सुबह हुई तो मेरे ससुर काफी ज्यादा परेशानी से इधर उधर आवाजें लगा रहे थे। ना जाने क्या रात को हो गया हो या सुबह उन्होंने क्या ऐसा देख लिया। मैं हड़बड़ाहट में उठती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या हुआ पिताजी। वो कहते हैं कुएं में कुछ गिरी पड़ी है। तो मेरा जो शक था वो सच में बदल गया कि कहीं वो दीपा तो नहीं। हाँ, वो दीपा ही थी। देखते ही देखते भीड़ जमा हो जाती है और जैसे ही मैं कुएं की तरफ जाती हूँ, देखती हूँ और वो चेहरा, दीपा की लाश फूली हुई थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, जीभ उसकी बाहर निकली थी, रंग बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। वो चेहरा आज तक मैं भूल नहीं सकती। मेरा तो उस चेहरे की तरफ देख के चीख निकल चुकी थी मेरी। अचानक से मुझे जैसे बेहोशी आने लगी हो, चक्कर आने लगे हो। मैं देखती हूँ कि मेरी बहन पूनम पीछे से आ रही है। मुझे उसको भी तो संभालना था, वो अगर देखती तो कुछ गलत ना हो जाता। मैं जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती हूँ, कहती कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। समझ तो पूनम भी चुकी थी कि हुआ क्या, लेकिन मैं उसको कमरे में जाकर बैठाती हूँ, फिर रोना शुरू कर देती हूँ। पूनम कहती है कि वो दीपा ही है ना। मैं कहती हूँ हाँ, वो दीपा ही है, वो दीपा ही थी। कुछ समय बाद वहां पे पुलिस आती है, मुझसे भी पूछताछ होती है। फिर मैं सब कुछ बताती हूँ कि क्या हुआ था, और रात के समय में मुझे नहीं पता कि कैसे वो कुएं में गिरी। फिर उसकी लाश को निकाला जाता है, जहां अचानक बिल्कुल सन्नाटा था, हवा थोड़ी सी तेज चल रही थी। उसकी लाश को कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही वो हमारे घर के पास से लेके जाने लगे तो उसकी लाश से कपड़ा साइड पे हुआ और फिर से वही भयानक चेहरा जिसको मैं देखना नहीं चाहती थी, और गलती से मैं उसको फिर से देख चुकी थी। आज रात तो हम दोनों को नींद नहीं आई। मेरी तो आंखों के आगे उसका चेहरा जा ही नहीं रहा था। वहीं पूनम भी डर चुकी थी, क्योंकि उसको ये था कि आखिर के समय में दीपा कह रही थी कि मुझे यह बच्चा चाहिए। इसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ? शायद उस समय तो नहीं। 2-4 दिन बीते, कुछ हफ्ते बीते, 1 महीना बीता, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे घर का दरवाजा खटकता है। मुझे लगा कि पतिदेव आए होंगे रात के समय में। मैं जाती हूँ, दरवाजा तो खटक रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई था ही नहीं। फिर अचानक से मुझे बिल्कुल पीछे से अपने आवाज आती है किसी के दरवाजा खोलने की। मैं देखती हूँ कि पूनम दरवाजा पीछे का खोल के क्या करने जा रही है, क्योंकि जब से ये हादसा हुआ था तो हमने तो वो दरवाजा बंद कर दिया था। वो जो कुआं था उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी सफाई होनी थी। एक लाश सारी रात पड़ी रही थी वहां पे। जैसे तैसे करके हम अपने जो पड़ोसियों के कुआं है वहां से पानी लेकर आते थे और अपना गुजर बसर करते थे। तो पूनम को क्या हुआ जिसकी वजह से वो दरवाजा खोल रही है? मैं पूनम को आवाज लगाती हूँ कि पूनम, पूनम दरवाजा दरवाजा क्यों खोल रही है? लेकिन पूनम तो जैसे जिंदा लाश थी, वो आगे आगे बढ़ती जा रही थी और दरवाजे की तरफ पहुंच के दरवाजा खोल चुकी थी। अब मैं जल्दी से उसकी तरफ भागती हूँ। जैसे ही मैं उसको हाथ लगाती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि उसकी बाजुएं काफी गीली हैं। ना ही सिर्फ गीली हैं, बल्कि वो बिल्कुल ठंडी हैं। मैं जैसे ही उसके बाजू को हाथ लगाती हूँ तो अचानक से पीछे अपना हाथ कर लेती हूँ, और जिस चीज का मुझे शक था वही हुआ। वो जैसे ही मेरी तरफ मुड़ के देखती है तो वो पूनम नहीं होती, वो होती है दीपा। वो बिल्कुल वैसे ही उसका चेहरा जैसा उसका मृत शरीर था, वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं चीख मारती हूँ अचानक से। जैसे ही मैं चीख मारकर आंखें बंद करती हूँ तो पूनम मेरी तरफ भागी भागी आती है। हालांकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी
कि वो भाग सके, लेकिन हुआ ही कुछ ऐसा था। देखते ही देखते मेरे ससुर जी, मेरी सास जाग जाती है और तीनों जाने इकट्ठे होकर मुझे पूछते हैं कि हुआ क्या। मैं जब आँख खोलती हूँ तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। फिर मैं उनको बताती हूँ कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था, तो शायद मुझे लगा कि पति आए होंगे, लेकिन कोई था नहीं। फिर मुझे कुछ शायद डर लगा और इसकी वजह से मैं चीख पड़ी। अब जब पूनम और मैं वापस कमरे में जाती हैं, तो पूनम कहती है कि दीदी, आप किस समय मेरे पास से गईं? तो पूनम को मैं कहती हूँ कि मैं समझी नहीं। कहती, कुछ ही समय पहले तो आप मेरे माथे को बड़े प्यार से सहला रही थी, फिर मेरी बाजुओं को दबा रही थी, उसके बाद मेरी टांगों को दबाई जा रही थी। मैं इतनी नींद में थी और मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी, मेरी तो आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आपका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ा हुआ था और गीला क्यों था? क्या आप नहा कर आई थी? वो ठंडा तो इतना था जैसे पता नहीं किसी बर्फ जैसी चीज को हाथ लगाया हो। जब ये मैं बात सुनती हूँ तो मुझे फिर जिस चीज का शक था, शायद वो बिल्कुल बात ठीक थी कि कहीं दीपा, या यूं कहें कि उसकी आत्मा तो नहीं, जो हमारे घर में आ चुकी है। लेकिन इस बात को तो महीना हो चुका है, 1 महीने में कुछ ऐसी बात हुई नहीं। हाँ, मुझे कभी कभी सपने आते थे जिसकी वजह से मैं परेशान हो जाती थी, लेकिन सपनों में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज वो मुझे बिल्कुल मेरी आंखों के सामने नजर आई। ना ही सिर्फ नजर आई, बल्कि पूनम को भी ये चीज महसूस हुई। वो मैं तो बिल्कुल नहीं थी, मैं तो पूनम के साथ सोई हुई थी। जब मैं उठकर भागी और उसके बाद पूनम ने जो मुझे बात कही, वो बात मुझे अब ज्यादा परेशान करती जा रही थी। अब मैं सोच रही थी कि इस बात का अंत कैसे होगा। अगले दिन सुबह मेरे पति आ जाते हैं। मैं अपने पति को सारी बात बताती हूँ और मैं कहती हूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पूनम के घर वालों से बात करनी चाहिए और जैसे तैसे करके पूनम को यहाँ से उसको कह देना चाहिए कि घर जाओ। जैसे ही मेरे पति बात सुनते हैं, वो कहते हैं कि तू, तेरा दिमाग खराब है, क्या सोचेंगे पूनम के घर वाले, उसके सास ससुर, कि हमारे लिए बोझ बन गई है। और तुम्हारा वहम, सिर्फ एक तुम्हारे वहम की वजह से। वो तो जैसे मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैं उनसे काफी ज्यादा तरले मिन्नतें करती जा रही थी, लेकिन वो बात मेरी सुनने को तैयार नहीं थे। मुझे तो शक था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया। अब पूनम को 9वां महीना आ चुका था। इस घटना के बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं कि जिसके बारे में मुझे भी डर हो। मेरे पति अब मुझे काहे बगाए कभी कभी ताना मार देते, देखा तू वैसी डरती थी, देखा तू वैसी डरती थी। लेकिन मेरे मन में जो डर था वो तो बस चुका था। अब इस दौरान कुएं को अच्छी तरीके से साफ कर लिया गया। हमारी रूटीन फिर से बननी शुरू होगी। मैं पूनम को कुएं की तरफ नहीं जाने देती थी। मैं खुद ही सब कुछ वहां पर साफ सफाई, कपड़े धोने, बर्तन मांजने सब करती थी। और मुझे हालांकि कई बार ऐसा महसूस होता था कि दीपा भी वहीं आसपास है। कभी मुझे लगता था कि वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही है, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज को वहम मानने लग पड़ी। अब वो दिन आता है जब पूनम की डिलीवरी होती है। एक बड़ा ही तंदुरुस्त बच्चा पैदा होता है। हम सब खुश थे, खास तौर पे मैं काफी खुश थी कि चलो, जिस चीज का डर था, कहीं प्रेगनेंसी के दौरान ही पूनम को कुछ हो ना जाए, कहीं दीपा की आत्मा कुछ कर ना दे। वो समय अब बीत चुका था और 1 महीना वो रही। अमूमन 40 दिन का जो होता है, 40वां कहते हैं, शिला भी कहते हैं पंजाबी में, उतने दिन वो रही और वो फिर अपने घर चली गई। अब काफी खुश थी कि ये भी समझने लगी थी कि हो सकता है कि मेरा ये वहम ही हो, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ नहीं था। अब इस बात को लगभग लगभग 2 साल बीत चुके थे। 2 साल बाद पूनम हमारे घर आई अपने बच्चे के साथ। मैं बड़ी खुश थी। अरे, देखते ही देखते 2 साल हो गए। छोटू सा था जब हुआ था, अभी भी वैसा ही है, लेकिन पहले से काफी तंदुरुस्त, पहले से काफी हट्टा कट्टा। बहुत प्यार किया हमारे सास ससुर ने भी और मेरे पति ने भी। दूसरी ओर मैं भी एक्सपेक्टेड थी, मेरे भी बच्चा होने वाला था, तो मुझे भी ये थी कि अब मेरा बच्चा भी ऐसा ही होगा। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। 1-2 दिन पूनम हमारे पास रही। अब मेरे पति को दोबारा वापस जाना था काम पे। रात के समय में हम सोने की तैयारी कर रहे थे। उस रात बच्चा काफी रोए जा रहा था। पूनम कहती है कि दीदी, आज तक भी
आज तक कभी इतना नहीं रोया, इवन कि जब इसका जन्म हुआ था उसके बाद भी। लेकिन आज पता नहीं क्यों इतना रो रहा है। हमें तो आए यहाँ पर 3-4 दिन हो भी गए हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई अलग सी जगह का महसूस हो। लेकिन फिर से मुझे वही बात मुझे तंग करे जा रही थी कि कहीं इसके पीछे दीपा तो नहीं। रात के समय में मैं उसके साथ उसको बीच में रख के हम सो जाते हैं। कुछ समय बाद मुझे प्यास लगती है, मैं देखती हूँ कि पूनम तो है लेकिन बच्चा कहाँ पे गया। मैं आसपास सारी जगह देखती हूँ, बच्चा था ही नहीं कहीं। मैं हड़बड़ाहट में उठाती हूँ पूनम को। जब पूनम देखती है तो बच्चा था नहीं। हम दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे कि बच्चा गया तो गया कहाँ पे। मैं देखती हूँ अचानक से चादर, बेड की चादर जहां पर हमने बच्चे को सुलाया हुआ था, वो गीला पड़ा हुआ था। अब मेरा शक फिर से यकीन में बदलता जा रहा था। चाहते ना चाहते मेरा मन डरे जा रहा था। मैं वहां जाना चाहती नहीं थी, लेकिन क्या करूं, वहां पर मुझे जाना पड़ रहा था। मैं कंपकपाते हुए हाथों से दरवाजा खोलती। मेरी टांगें कांप रही थी कि हे परमात्मा, ये सब कुछ झूठ हो, ये सब कुछ झूठ हो। जैसे जैसे मैं कुएं की तरफ जाती जा रही थी, मेरे शरीर की शक्ति खत्म होती जा रही थी। और जैसे ही मैं कुएं की तरफ गई, कुएं में झांक के देखा तो मैं चीख तक नहीं मार सकी। मैं बस वहां पर निढाल हो गई। पूनम मेरी तरफ देखकर भागी भागी आई, और जब उसने कुएं की तरफ देखा, उसकी चीख से तो मानो सारा गांव ही जाग गया। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हुआ, और वो मौत का मंजर, उसका 2 साल का बच्चा उस कुएं में था। कौन उसको उठाकर गया, कैसे गया, किसी को कुछ पता नहीं। यहां तक कि दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसके बावजूद भी इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था कि ये सब कैसे हुआ। दीपा बच्चा ले गई, ठीक, ये भी 2 साल का था, उसका बच्चा भी 2 साल का था। पूनम तो जैसे बस मर ही चुकी थी, उसकी सिर्फ आंखें खुली थी। उसका शरीर ऐसे था कि जैसे बस वो मौत की दुहाई मांग रहा हो। और होता भी क्यों ना, क्योंकि एक बच्चा, 2 साल का बच्चा, क्या किसी ने सोचा था कि एक प्रेत आत्मा उसके साथ ही करेगी। वो ले गई, पूनम के बच्चे को ले गई। ये तब का जमाना है जब कुछ फोन वगैरह तो होते नहीं थे, और हम गरीबों के पास बेटा क्या फोन होने थे। जब 2 दिन बाद ये तेरे नाना जी घर आए तो वो मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। जिस चीज का डर था वो हो चुका था। मेरे मन में लाखों सवाल थे, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहती थी। उन सवालों के पूछने से अगर बच्चा वापस आ जाता तो मैं जरूर पूछती, लेकिन ये अनर्थ हो चुका था। वो पूनम जिसके बच्चे का जन्म यही हुआ, वो खुशी खुशी यहाँ से गई थी। 2 साल बाद वो खुशी खुशी यहाँ पर आई, लेकिन अब वो वापस जा रही थी खाली हाथ, अपने प्यारे से बच्चे को यहीं छोड़कर, उसको उस कुएं में छोड़कर। बस उसके बाद बेटा हमने इस कुएं को बंद कर दिया। पूनम काफी देर तक सदमे में रही। 10 साल के बाद जाकर उसका एक बच्चा हुआ, लेकिन पूनम ने उसके बाद कभी भी हमारे घर की तरफ रुख नहीं किया। और शायद मैं भी यही चाहती थी कि वो कभी इस घर में ना आए। आज पूनम मेरे जैसे ही बूढ़ी है, उसका भी ऐसा ही परिवार है, तू तो जानता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं पूनम को अपना बच्चा जरूर याद आता है, और मुझे भी बड़ा प्यारा था। अभिनव सुन रहे थे, जितना वो खौफ में थे उतना ही वो डर भी चुके थे, क्योंकि ऐसा भी क्या हो सकता है कि प्रेत आत्मा ऐसे बच्चे को उठा के ले जाए और उसको अपना बच्चा समझकर मार दे। जैसे मैंने कहा कि जब मैं ये सुन रहा था तो मुझे भी काफी परेशानी हो रही थी कि ऐसा भी हो जाता है। हालांकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इस तरीके का वर्णन है कि जब बच्चा छोटा हो तो उसकी तरफ पीठ करके नहीं सोना चाहिए, हमेशा माँ को उसकी तरफ मुंह करके सोना चाहिए। तो शायद ऐसी ताकतें जो होती हैं वो इस तरीके का इंतजार करती हूँ, और मौका पाते ही वो बस अपना काम कर देती हैं और पीछे रह जाती है बस दुख, दर्द और यादें। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। वेदांत आज काफी खुश थे, क्योंकि उनका भाई काफी समय बाद घर वापस आ रहा था। नहीं नहीं, वो किसी जॉब पर नहीं गया था, उसकी तो उम्र थी नहीं जॉब की, वो तो सिर्फ अभी 12 साल का था। फिर कहां से वापस आ रहा था? बोर्डिंग स्कूल से? नहीं, वहां से भी नहीं आ रहा था, वो वापस आ रहा था रिहैब से। अब 12 साल का बच्चा रिहैब पे,
ये बात अटपटी नहीं है? जी हाँ, बहुत अटपटी है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अभिनव को उसके घर से लेकर जाना पड़ा। और वेदांत ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका भाई उसके घर से जाए, लेकिन मजबूरी में उसके माता पिता को ये स्टेप उठाना पड़ा। अनिरुद्ध, जो इनके मुताबिक कुछ समय पहले एक काफी सिंपल सा बिल्कुल नॉर्मल सा लड़का था, लेकिन उसकी हरकतें धीरे धीरे चेंज होने लग पड़ी। वो घर में कुछ चीजों को उठाकर पटक देता, बकौल इनके। कभी वो खाने को वैसे ही फेंक देता। अगर उसने ना कुछ खाना हो तो वो 2 दिन कुछ ना खाता। अगर वो खाने पर आ जाए तो आम बच्चों की तरह नहीं, जैसे पता नहीं कितने आदमियों का खाना एक साथ खा जाता। शुरू में इनके माता पिता ने तो काफी कोशिश की, डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर किसी भी चीज को लेकर आश्वस्त थे ही नहीं। वो कहते थे कि इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं सब कुछ ठीक है, हमारी नजर में ये कर नहीं सकता। लेकिन अनिरुद्ध कुछ ऐसा करता था जिसकी वजह से उनके माँ बाप को ये महसूस होने लग पड़ा कि हो सकता है कि हमारे बच्चे में कुछ दिमागी समस्या है। लेकिन डॉक्टर तो कह चुके थे कि ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बावजूद ऐसा भी क्या था, क्योंकि जब भी अनिरुद्ध कुछ ऐसी चीजें करता तो वो कहता है कि मम्मी पापा मैं नहीं कर रहा, जो मेरे साथ है ना वो करता है। लेकिन उसके साथ तो कोई था नहीं। हर बार जब घर में कुछ ऐसी हरकत होती तो अनिरुद्ध को ही पकड़ा जाता, और हर बार अनिरुद्ध का सिर्फ एक ही जवाब होता कि मम्मी पापा मैं ये नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है ये जो मेरे साथ है वो कर रहा है। लेकिन उसके साथ ऐसा था कौन जो ये करता था? इसका जवाब उसके पास था नहीं। वो बस कहता था कि वो कहता है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, लेकिन अगर वो मेरा दोस्त है तो फिर ये मुझे डांट क्यों पड़वाता है? अनिरुद्ध अनिरुद्ध जैसे बच्चे जिनको कुछ ऐसी चीजें नजर आते हैं, अक्सर उनके माँ बाप उनके ये सिग्नल समझ नहीं पाते। लेकिन ऐसी भी क्या दिक्कत आ गई कि अब अनिरुद्ध को रिहैब में जाना पड़ा, या यूं कहें कि शब्द नहीं यूज करना चाहिए कि पागल खाने में जाना पड़ा। रिहैब एक अलग चीज होती है, लेकिन बच्चों के लिए शायद ये थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड कहा जा सकता है। क्योंकि एक दिन उनकी माँ ने अनिरुद्ध को कुछ कीड़े मकोड़े खाते हुए देख लिया। ये बिल्कुल भी यूजुअल बात नहीं थी। और जब वो कीड़े मकोड़े खा गया, उसके बाद फिर उसने वही बात की, मेरा दोस्त कहता है कि तुझे इसे खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे मैं मम्मी पापा को मार दूंगा। ये बात तो सच में कोई भी नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता। इसके बाद फैसला किया गया कि अनिरुद्ध को रिहैब भेजा जाएगा। आज ये काफी खुश थे कि तकरीबन 6 महीने बाद उसको वापस लेकर आया जा रहा है। बकौल डॉक्टर्स वो बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हमने उसको कैमरास की कस्टडी में रखा, कैमरास की निगरानी में थे वो। किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हमने नोट नहीं की जिससे हमें लगे कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। माता पिता भी काफी खुश कि चलो अच्छी बात है। लेकिन जब अनिरुद्ध घर वापस आया, कुछ ही दिनों बाद फिर से वो हरकतें होने लग पड़ी। अब मेरे माँ बाप काफी ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेकर, लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी। अब वो अपने साथ कुछ और भी लेकर आया था, और वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। उसका कारण यह है कि एक बार मैं और अनिरुद्ध गली में खेल रहे थे। एक बाइक पर एक इंसान गुजरा जो हमारे ही कॉलोनी का है। अंकल को मैं काफी अच्छे तरीके से जानता, और बाइक और सड़क पर थोड़ा सा पानी पड़ा था। थोड़ी सी स्पीड में होने की वजह से वो पानी अनिरुद्ध पर जा गिरा। अनिरुद्ध उसको गुस्से से कहता है कि 2 चौक छोड़कर तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखता हूँ कि ये अनिरुद्ध ने क्या बोल दिया, लेकिन अनिरुद्ध काफी अजीब से तरीके से मुस्कुराया जा रहा था। क्या आप चीज पर विश्वास करेंगे कि कुछ समय बाद हमें पता लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन एक्सीडेंट काफी भयानक हुआ। हो सकता है कि ये एक कोइंसिडेंस हो, इस चीज को बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन अगर एक बार हो तब हो। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी से हमारे पिता की लड़ाई होगी। वो पड़ोसी काफी गालियां बक रहा था पिता को। अनिरुद्ध बड़े गुस्से से कहता है कि कल ही अपने घर से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा।
मेरी माँ, मेरे पिता शायद इस चीज़ को दरकिनार कर रहे थे कि एक बच्चे ने बात की है, उसको सुनकर अनसुना कर देते हैं, लेकिन मैं अनसुना नहीं करता। अगले दिन हमें उस घर से रोने, पीटने, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि वो आदमी वहाँ से ज़िंदा नहीं निकला। कुछ देर बाद उसकी लाश निकली अर्थीक पर। 2 इंसिडेंट इतने बड़े हो चुके थे, मैं अभी इन चीज़ों को समझने के लिए इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे हरकतें बढ़ने लग पड़ी। कभी अनिरुद्ध खुशी में किसी के बारे में अगर अच्छी बात करता तो वो उसके साथ हो जाती। स्कूल में गुस्से में किसी बच्चे को लेकर बात करता तो वही घटना उस बच्चे के साथ हो जाती। फिर मैंने अपने माता-पिता से इसके बारे में बात की। माता-पिता ने भी धीरे-धीरे इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया और उन्होंने भी गौर किया कि जो बात है बिल्कुल ठीक है। आम तौर पर इस चीज़ को आम भाषा में काली ज़ुबान कहा जाता है। वो अनिरुद्ध जो पहले अपने किए गए चीज़ों का दोष किसी और पर मढ़ता था, हो सकता है कि वही कोई और करता हो, लेकिन काली ज़ुबान रिहैब से अनिरुद्ध क्या ऐसा ले आया था? आज अनिरुद्ध के साथ कोई ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी अब उसको रिहैब भेजने से डरते हैं कि अगर गुस्से में आकर अगर उसने कुछ ऐसी बात कर दी, तो क्या होगा? घर में वैसे ही चीज़ें इधर-उधर होती हैं। हाँ, हमने कभी अनिरुद्ध को कुछ कीड़ा वगैरह खाते तो नहीं देखा, लेकिन अनिरुद्ध जो भी बोलता है, वो सच हो जाता है। ध्यान रखिए भाई, अपने भाई से बिल्कुल नहीं लड़ना। ऐसा ना हो कि लड़े तो बाद में आगे आप समझदार हो। तो अपने रिश्तेदारों को भी सलाह दीजिए, स्कूल में सबको कह दिए कि मेरे भाई को कुछ मत बोलना, अपने पेरेंट्स को भी, क्योंकि भाई बड़े खतरनाक चीज़ है ये। और काली ज़ुबान की बात अगर की जाए तो कुछ लोगों की काली ज़ुबान होती है। मेरे भी 1-2 जानकार हैं भाई, वो जब भी कोई बात करते हैं ना, ऐसे ही छोटा-सा किस्सा मुझे याद आया। मैं जब बैंक में काम करता था ना, तो बैंक में एक लड़का था और वो ना काम वगैरह कुछ इतना ठीक नहीं करता था, मतलब ठीक-ठाक गुज़ारे लायक। तो कई बार हमें थोड़ी-सी डाँट पड़ जाएगी, भई काम टारगेट नहीं पूरे हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा। तो उसको ना मैनेजर साहब कुछ बोलते नहीं थे। उसको कहते थे, "ओ यार कर लेगा, बता यार कर ले यार, तुझे पता नहीं कितना है।" तो कुछ देर तो मैंने आने तब गया था, मैंने कुछ देर गौर किया तो मैंने कहा कि दूसरे किसी कोलीग से पूछा, मैं कहा, "भाई ये कौन-सी कर्म लेकर आया अपने साथ, हैं?" तो वो भाई कहता है कि इसकी नहीं पंगा नहीं लेते बॉसेस के साथ। मैं कहा, क्यों, क्या पहुँच है कोई? कोई किसी का पॉलिटिकल पार्टी से कुछ है या कोई सिफारिश है? कहते सब कुछ साइड पे रख दे, इसकी जुबान काली है। तो मैंने सुन रखा था इसके बारे में, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। तो मैं हैरान था, मैं कहा सच में? कहता सच में। कहता भाई तुझे सच बताऊँ, 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इसने मीटिंग में बोलने हैं और वो हो गए। और उसमें से मतलब लेट्स से कि वो कैसा था कि जो ये मैनेजर साहब हैं, इसको मैनेजर साहब काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी गुस्से में मतलब एक दिन बोल रहे थे। तो इसने पता नहीं इसके मन में आया कि कहता कि सर ध्यान से घर जाना, एक्सीडेंट भी होते हैं। अरे भई एक्सीडेंट हो गया, जान तो बच गई लेकिन एक्सीडेंट अच्छा खासा हुआ। उसके बाद 1-2 बार मीटिंग में कुछ ऐसी बातें हुई, जो ये बात मतलब पॉजिटिव बात कभी आज तक पता नहीं इसने मुँह से की नहीं है, लेकिन नेगेटिव बातें तो इसकी हो ही जाती हैं। कोई भी बात करता है तो इस तरीके के तो कहता मैनेजर साहब तो भाई इससे डरते हैं। इसको कुछ नहीं कहते कि भाई कोई बात नहीं देख लेंगे। तो ऐसे भी होते हैं लोग। मैंने तो मतलब सुना है बिल्कुल पास से उसको। मेरी उसके साथ कोई दोस्ती नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहता भाई। ऐसे लोगों से क्या दोस्ती रखनी। मतलब हो सकता है कि ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ हो, लेकिन अगर कोई पर्सन अपने अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान पहुँचा रहा है तो वो भी ठीक नहीं ना होता। तो अगर आपके आस-पास भी कुछ ऐसे लोग हैं तो बच के रहें। क्या पता किसी की काली ज़ुबान आपके कर्म काले कर दें। अब बढ़ते हैं हम आज के कमेंट सेक्शन की ओर, देखते हैं कि भाई लोगों ने क्या लिखा है। तो आज का कमेंट सेक्शन ये है @SRFacts10 लव फ्रॉम पंजाब श्री अनंतपुर साहिब ਵੀਰੇ ਵੀਡੀਓ ਚ ਸਟੋਰੀ 5-6 ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਦਿਨ ਚ 2 ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ स्टार्ट ही ਕੀਤਾ ਸੀ चैनल। एसआर फैक्ट्स जी, थैंक यू सो मच लिखने के लिए। और अनंतपुर साहिब से आप हैं तो गुरुओं की धरती है अनंतपुर साहिब। और अभी वैसे मेरा अनंतपुर साहिब
एक बार मैं गया हूँ, मतलब मैं माथा नहीं टेक सका, तो अभी हम प्रोग्राम बना रहे हैं सून कि हम जाएं वहां पर, नैना देवी जाएं, तो कोशिश होगी अनंतपुर साहब भी माथा टेक के जाएंगे, है ना। तो दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि भाई 5-6 स्टोरी कर दो, या दिन में 2 टाइम रखो, अभी भाई दोनों चीजें ना बड़ी मुश्किल है। उसके मैं कारण आपको बताता हूँ। एक तो कारण ये है कि 5-6 स्टोरीज का मतलब ये है कि स्टोरीज छोटी हो जानी, तो मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट एक स्टोरी 10 मिनट की हो। 5-6 स्टोरीज होंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और दो चीजें हैं, एक तो मेरे पास इतना मटेरियल अभी है नहीं, चैनल काफी छोटा है ना, तो उतनी पॉपुलेशन नहीं है जो लोग अपनी सबमिशंस दे सकें। दूसरा, मुझे स्टोरी को स्क्रिप्ट करने के लिए, मतलब अब जो मेरे पास स्टोरीज आती है ना वो बड़ी रॉ फॉर्म में होती है। उसको, मतलब मैं समझो कि भाई मैं राइटर ही बन चुका हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग राइटर ही बन चुका हूँ। फिर मुझे उसको ना उस तरीके से प्रेजेंटेशन उसकी तैयार करनी होती है जो जिसकी वजह से आप लोगों को पसंद आ रही है स्टोरीज, है ना। तो ये इसमें काफी टाइम लग जाता है। 5-6 स्टोरीज अगर मैं करने बैठ गया तो मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। हाँ, अगर महीना हफ्ते में 1-2 वीडियोस अपलोड करनी हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर डेली की एक वीडियो करनी हो अपलोड तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और रही से कसर आपने पूरी कर दी है कह के कि भाई 2 वीडियो अपलोड कर दिया करो, 2 वीडियो अपलोड भाई एक दिन में, सच कहो तो एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, तो नानी याद आ गई है। लेकिन मैंने इसको एज ए चैनल चैलेंज एक्सेप्ट किया कि भाई करना है तो करना है, जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो, करना है तो करना है। 2 वीडियो अपलोड करेंगे भाई, अभी फिलहाल के लिए मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा। एक तो जो हमारी पॉपुलेशन है, व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादा रात के हैं, रात को देखते हैं, तो क्या टाइम होगा, 2-3 घंटे का डिफरेंस तो हो नहीं सकता। हाँ, कुछ सोचा हुआ है इस तरीके का कि जैसे मतलब वीडियोस तो डेली अपलोड हुआ करेंगी, साथ के साथ एक हफ्ते में एक बार लाइव किया करेंगे। लेकिन उसका भी एक मैंने टारगेट सेट किया कि जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो गए उसके बाद उसको इस चीज़ को देखेंगे। इस तरीके की चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा हूँ। पर 2 वीडियोस अपलोड करना, जिसे कहते हैं कि अल्ट्रा प्रो मैक्स चैलेंज हो जाएगा। जो भी मैं फेस कर रहा हूँ उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसको लेकर एक डिस्कशन की जाए, हमारे जो व्यूअर्स हैं देखते हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ऐसा क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा करना चाहिए तो मेरे दिमाग में 2 प्लान आ रहे हैं कि देखिए भाई, अब मेहनत बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, जो भी मेरे बात करते-करते दिमाग में आया कि हर एक इंसान तो इतने लेवल का कंटेंट सुनता नहीं है ना? इतने लेवल का कंटेंट नहीं, मतलब कि 2-2 वीडियोज़ आएँ। तो एक काम किया जा सकता है कि जो भी लोग चाहते हैं कि वीडियोज़ 2 आएँ दिन में, मैं डेली का तो कमिट नहीं कर सकता, एटलीस्ट 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, कम से कम। तो वो हम सिर्फ मेंबर्स ओनली कर सकते हैं कि जो मेंबर हमें ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक तो जो डेली का अपलोड हो रहा है वो तो हो रहा है, प्लस मेंबर्स ओनली वीडियो भी जो हो हुआ करेगी, वो वीक में 2 आ गई, 3 आ गई, समथिंग 2, एटलीस्ट 3 के आसपास हो गई, है ना। तो उससे क्या हुआ होगा कि मेरा भी एक मोटिवेशन मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा कि भाई मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। अब जो स्पेशली कुछ इनकम खर्च करके, पैसे खर्च करके ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए फिर कुछ स्पेशल होना चाहिए। हालाँकि मैंने अभी 1 या 2 महीने का सोचा है, लेकिन अगर लेट्स से एक टारगेट होता है मेंबर का कि इतने मेंबर हो जाते हैं पूरे, है ना? तो मतलब उसके बाद फिर मैं इसको 14 दिन से 15 महीने में 1 से 2 कर दूँगा। फिर इतने मेंबर हो जाते हैं तो फिर महीने में 2 कर दूँगा। इस लेवल का टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर वीक में 1 कर दूँगा। अगर इस लेवल का टारगेट पूरा हो जाता है तो वीक में 2 कर दूँगा। तो वो एक सेपरेट हमारी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, सेपरेट एक आपने भी जो पैसा खर्चा होगा उसका आपको भी एक रिटर्न मिल जाएगा इन टर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, है ना? तो एक एक्सक्लूसिव कंटेंट भी हो जाएगा कि भाई ये जो कंटेंट है सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंबर्स के लिए है। अदर देन ये स्टोरी किसी और ने नहीं सुनी होगी।
तो ये आपको अगर लगता है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी उतनी वर्थ नहीं है कि मैं दिन में 2 स्टोरी सुना सकूँ, एज़ वेल एज़ जो 4-5 वाली स्टोरीज़ है, वो अगर छोटी-छोटी स्टोरीज़ हों तो वो मुझे भी मज़ा नहीं आता। ऐसी मेरे पास वैसे ढेरों स्टोरीज़ भरी पड़ी हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, छोटी-छोटी स्टोरीज़ जो शुरू होते ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में सोचा जा सकता है भाई, लेकिन अभी थोड़ा-सा इसका भी होता है, टाइम का भी होता है, सब कुछ है, सब कुछ इन्वॉल्व है। आई होप आप इस बात को समझेंगे, और फिर भी आपको लगता है कि आप मेंबरशिप जॉइन करना चाहें तो कर सकते हैं, और जैसे-जैसे मेंबरशिप बढ़ेगी वैसे-वैसे हम एक्सक्लूसिव कंटेंट भी बढ़ाते जाएँगे। ये भी सोचा हुआ सब कुछ। तो आई होप आपका जो कमेंट है उसको मैं जस्टिफिकेशन दे सका हूँ, और अब आज के किस्से को, आज की स्टोरीज़ को, आज के वीडियो को ख़त्म करने का समय आ चुका है। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।